लेट अस स्टार्ट नाउ। अब बात करते हैं कि सब आज की तारीख में मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और हमारे यहां से हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भी प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करी, और सबसे पहले ये वर्ड जो दिया लॉर्ड डॉसन ने दिया था, और उसने यूके में इस तरह की बात चालू की। फिर रशिया ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और वहां पे क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज दोनों दी जाती थी, और वो कैसे थी, कम्यून बेस्ड थी, यानी बिल्कुल धरातल पे उतार दिया उसने, पेरिफेरी पे उतार दिया, कोई भी पॉपुलेशन अनकवर्ड नहीं रहनी चाहिए। अब उस जमाने की यदि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को उठा के देखें तो कितने बिलियन थी। सारा का सारा जो चेंजेज आ रहा है वो 1920 के बाद आ रहा है, और सबसे ज्यादा फास्ट आ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आई हैं और उनको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। थॉट्स दो हैं, पर्पज एक ही है, वेलनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब उसमें क्या क्या चीज रिलेटेड है, कैसे क्या है, क्या करना है, और हमारे यहाँ दिमाग में क्या है कि हमें सिर्फ पहले तो पेशेंट होने चाहिए, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर कहेंगे हमने बचाया, और हम कहेंगे ये आपने कुछ भी नहीं किया। जो सफर हुआ वो यदि बात को, सफरिंग को यदि बताना लगेगा, और जब आप खुद सफर होते हैं तो आप फील करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मेडिकल प्रॉब्लम जो क्योर की जरूरत है वो तो बहुत ही मिनिमम लोगों को जरूरत पड़ेगी, और वो भी यदि हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये इसी वजह से पूरे दुनिया में मेडिकल करिकुलम को चेंज कर दिया गया। अब जैसे मैंने आपसे बात करी तो बोर कमेटी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी हेल्थ सर्विसेज, केयर सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसने कहा क्या कि साहब अपने को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलने हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खोलने हैं, इतने बेड्स होने चाहिए, इतना नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, पैरामेडिकल होना चाहिए, उसमें इस तरह इनपुट होना चाहिए पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज का, और उसमें उस तरीके से जो इम्पोर्टेंट उस जमाने में अवेलेबल नॉलेज और स्ट्रेटजीज थी उस पर हमें काम करना था। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा जोर था हाइजीन एंड सैनिटेशन पे, और आज भी कोरोना में हमने जो भी किया है पूरे वर्ल्ड में क्या है, हाइजीन एंड सैनिटेशन ही है। तो इस तरीके से अपन बातें करेंगे तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। जब मैं अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पास 24th एडिशन लेकर के आया था बच्चा, तो मैंने उसको कहा कि भाई क्या पढ़ा कि नहीं देखा, तो उसने नेशनल हेल्थ मिशन नहीं पढ़ा, सीधा NRHM पढ़ लिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मैंने कहा बढ़िया बात की बेटा, लेकिन तू इंट्रोडक्टरी पेजेज यदि नेशनल हेल्थ मिशन का पढ़ता तो तुझे दूसरी चीज और मिलती एक्स्ट्रा, और उसमें भी मालूम पड़ता वो हिस्टोरिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ है। और उसमें सिर्फ शब्दों का ही फेर है, और उसमें एक लाइन से दो लाइन से ज्यादा आप ज्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन आपकी समझ जिसको कहते हैं कंप्रेहेंसिवनेस वो बढ़ जाती है। अब उसमें मैंने कहा कि 1.5 पेज है, 2 पेज है। अब उसने पढ़ना शुरू किया तो वो जो समस्या होती है, तो मैंने कहा भाई मेरी भी यही समस्या थी। जब मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आया 11th में, तो मुझे एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लगता था। क्यों, हम तो पब्लिक स्कूलों से आए थे, और पब्लिक स्कूल थे गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल भी कैपिटल के, जयपुर शहर के, जहां से शासन चलता है। गवर्नर हाउस और जो है ना सेक्रेटेरिएट, दोनों हमारे स्कूल से आधा किलोमीटर की दूरी पे थे, और नाम था राजकीय प्राथमिक पाठशाला सी स्कीम, जहाँ बैठने के लिए नहीं साधन नहीं, और नहीं, छुट्टी हो जाती थी, बरसात आ जाए और हो जाए, पेड़ के नीचे सब क्लासें लगती थी। ये कहानी थी 50s की। 60s में भी यदि आप देखें तो जहाँ पे स्कूल चल रहा था, राजस्थान मेडिकल काउंसिल का ऑफिस चल रहा, रेजिडेंसी, वहां भी यही हालत थी, स्टेबल थे और थे, लेकिन जो टीचर्स थे, ह्यूमन रिसोर्स, वो बहुत बढ़िया था। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में हमें यदि हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, सिर्फ संसाधन देने से नहीं होगा, इक्विपमेंट्स ला करके देने से नहीं, सब इतने करोड़ की मशीन है, इतने डायमेंशन की है, इस मशीन को ऑपरेट करने वाला कितना सक्षम है वो ज्यादा जरूरी है। और फिर ये फैसिलिटी कहां पर कैसे उपलब्ध कराएं जिससे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, क्योंकि हमारे पास मनी भी नहीं है। ये कंडीशन वर्ल्ड में USA की भी थी,
जब मैं 91 में CDC अटलांटा में था, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो बड़ा कॉमन शब्द है, तो वहां पे हमारे जो ट्रेनर्स थे एमोरी यूनिवर्सिटी में, जो फैसिलिटेटर्स थे, वो साहब कहते थे कि हमारे यहाँ भी गरीबी है। जैसे हमारे यहाँ अपन कहते हैं ना 20%, तो वहाँ पे अमेरिका में 20% पॉवर्टी थी। हमें कहे बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, उनके लिए कौन सी सेवाएं देते हैं, कैसे उनके से ओवरकम करते हैं, और मेन प्रॉब्लम क्या है। तो वही बात है कि हम सिर्फ अपनी खुद की प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम समझते हैं, और दूसरी जनता की प्रॉब्लम है, कम्युनिटी की, पब्लिक की, उसको समझते ही नहीं, और उसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए हेल्थ सर्विसेज में सबसे पहली चीज क्या है कि पहले तो हेल्थ केयर सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आदमी वेट नहीं कर सकते बिल्डिंगें बनाने का, हमें पहले आदमी बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। तो उस वजह से मैं इनको एक एक करके ले रहा हूं, तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, इसलिए मुझे नोट कर लेना जहां मैं कहूं। अब आप ये देखा कि जब अपन बात कर रहे हैं टेक्निकल शब्दों की, और ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो चाहे PG लेवल हो। बात कर रहे हैं अपन पब्लिक हेल्थ की, कम्युनिटी हेल्थ की। सो पब्लिक में, कम्युनिटी में काफी सिनोनिमस में शब्द हैं, लेकिन उनको फिर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कम्युनिटी में और इसमें आपका ये होगा कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, उनकी कम्युनिटी बन गई। और पब्लिक में इन जनरल हो गया, जो कि मासेज की प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। सो हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया for 2014 is about 4.7% of GDP. Gross domestic product. Of this, government health expenditure is 30%. A majority, यानी 62% of the healthcare expenditure is household out of pocket expenditure. यानी आज की तारीख में आम इंसान कितनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खोल दी, करोड़ों अरबों रुपए आपने लगा दिए, उनका यूटिलाइजेशन नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर में जाके इलाज लेती है। और प्राइवेट सेक्टर में कौन सा सेक्टर है वो तो आप देखते रहेंगे कि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, अनक्वालिफाइड जिसको कहते हो आप लोग, उनसे लेते हैं। क्यों? कि उनके लिए वही उपलब्ध है, उन पे उनका विश्वास है, फेथ है। और फिर यदि जरूरत होती है तो ऊपर तक भी चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और वहां पर जिस तरीके से कॉस्टली अफेयर्स होते हैं, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट आती है, वो जबरदस्ती कॉस्ट नहीं उन्होंने करी, हर एक चीज की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आज की तारीख में 55 मिलियन पीपल, 55 लाख पीपल गेटिंग इम्परिश्ड। इम्परिश्ड का मतलब है कि सड़क पे आ जाते हैं, सब उनके संपत्ति बिक जाती है, उनके जेवर मकान, पशु जो भी हैं वो बिक जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। और उस टाइम पे दवा क्या कहा जाता है कि बीमारी है, कैंसर, इलाज है, कराओ, हार्ट की डिजीज है, कराओ। और जबकि अपन को सबको पता होता है कि जिस स्टेज में पहुंच गए उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और जिस तरह के हम केयर कर रहे हैं और देने जा रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, हर गवर्नमेंट की अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती है, उस हेल्थ पॉलिसी में कितना एक्सपेंडिचर, कितना कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो निकालती है। तो जैसे अब देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने उस टाइम पे हमारे पास एक ही रिपोर्ट थी, बोर कमेटी रिपोर्ट। और बोर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हमने कहा कि हम, नो टॉक्स प्लीज, लास्ट रो में, लास्ट में आते हो, मैं या तो आप आगे बैठ जाओ, आपकी आदत खराब है। तो उस टाइम पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए तहसील्स में बांटा हुआ था, तो उसी तरीके से पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट, विकास खंड बनाए गए, और पूरे कंट्री में 1-1 लाख का एक विकास खंड बनाया गया। वो एक तहसील लेवल की इक्विवेलेंट ही होता है, और ज्यादातर बाउंड्रीज भी वही होती।
और उसमें हमने डेवलपमेंट के हिसाब से क्या चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेक्टर ये माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेक्टर क्या था, जो रेवेन्यू भी देता है और जिसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं, वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वन संपदा। अब इन्हीं के आधार पे फिर आपके छोटे छोटे जो होते हैं ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको डोमेस्टिक कहते हैं, खादी का ग्रामोद्योग वगैरह, जैसे ग्रामोद्योग वगैरह, तो उनके आधार पे हमारी इकोनॉमी चलती। जैसे हमारे हर एक जगह पे बुनकर थे, हैंडलूम्स थे, और थे, हर घर में अपने यहाँ पे खुद बना हुआ कपड़ा पहनता था। अब वो क्या होता है कि वो होता है प्राइड का, एक सोच का, ये वो नहीं है कि हमें चीज मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो वो एक जिस तरीके से थिंकिंग है वो एक अलग। और ये इसको नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं या ह्यूमैनिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, वो चीजें आती हैं कि हमें जैसे भी न्यूट्रिशन की बात है, भोजन मिलना चाहिए, तो न्यूट्रिशन की कमी थी तो उसको कैसे पूरा करें, यानी सीरियल्स, पल्सेस। आज की तारीख में अपन जो बात करते हैं ना, ऑयल शीट्स वगैरह की बड़ी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहते हैं कि इतने करोड़, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है। तो हमें इसको कैसे बढ़ाना थी, यानी विकास के लिए तो ये चीजें बनाई थी। और हर 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक चले, और उसके बाद में हमारे आगे नीति आयोग। अभी नीति आयोग क्या है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आ जाता है, व्हाट इज नीति? एनीबडी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और आई फॉर इंडिया। इसको रिप्लेस कर दिया, और अब हमने 5 साल के बजाय हमने उस तरीके से इसको प्रोग्राम को बनाना शुरू किया। और वही हमारे प्रायोरिटी रेज हो गए, उसमें हमें क्या इंटरवेंशन देनी है, क्या इनिशिएटिव लेने हैं, क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, कैसे चलेगी, वो हमने उसको बटन दिया, यानी प्रायोरिटाइजेशन किया। तो पहला काम हुआ कि हिंदुस्तान में पहली बार नेटवर्क बनाया गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था 1 लाख की आबादी पे, 80,000 से 1,20,000 की आबादी पे। और ज़्यादातर जब हमने बाद में हमारी रिसर्च करी, स्टडीज करी, तो उसमें क्या पाया, उसका यूटिलाइजेशन हार्डली 5 किलोमीटर रेडियस में रहने वाला आदमी कर रहा था, उसके बाद में कोई नहीं कर रहा था। यानी हार्डली जो पॉपुलेशन कवर थी वो मुश्किल से 10% ऑफ द ब्लॉक भी नहीं हो पाती थी। और उसमें भी जो सेवाएं हम जो दे रहे थे, उनमें लोगों का फेथ ही नहीं था। और हमें देनी क्या थी, तो वो जैसे होता है कि इनकी नीड क्या है और डिमांड क्या है, तो डिमांड को हमें ध्यान इसलिए देना पड़ता है कि उससे अपसेट होता है, माइंड अपसेट होता है। और वो कई बार उनकी वास्तव में वो डिमांड बहुत डेमोक्रेटिक वे में सही भी होती है, लेकिन उसका आंसर दिखे, हल क्या है, तो हल वहां पे नहीं निकल सकता। जैसा कि अभी ताजा ताजा आपने देखा था, लाल सोट के अंदर लेडी डॉक्टर ने तो सुसाइड किया, डेथ भी महिला की, 4th या 5th डिलीवरी थी, एनीमिक थी। और जिस तरीके से चल रहे थे, उसने केयर कौन सी ली, प्रिवेंटिव प्रोमोटिव की बात करें। और आज की तारीख में सबसे बड़ा कारण माना जाता है एनीमिया इज द मेन किलर। और उसके बाद में जो कहते हैं ना पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, और तो बड़ी कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेरिटी ज़्यादा होती है, जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, तो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो कौन से वहाँ पे क्लोटिंग होगी, किस तरह से वो आगे का काम होगा। यानी इसके लिए आपको प्रिवेंटिव प्रोमोटिव सर्विस देनी थी न्यूट्रिशन के नाम पे, और न्यूट्रिशन को हमने कभी पार्ट एंड पार्शियल ऑफ हेल्थ सर्विसेज माना ही नहीं। मेरे जो टीचर थे, फर्स्ट बैच स्टूडेंट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर टीपी जैन, उन्होंने फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्वाइन किया, अलवर के पास कहीं बताया था उन्होंने, मुझे नाम भूल गया। तो वहां पे उनका पता, हमारा एक ही काम था, हम केयर की तरफ से मिल्क आता था, वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते थे। स्किम्ड पाउडर आता ना, मिल्क पाउडर, वो था। वो क्या था, वो बच्चों को सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है, मिल्क इज द बेस्ट फूड, वो आता था। हम उसको कैसे पहुंचाएं, कैसे क्या करें, ये स्ट्रेटजीज बनाते थे, ये हमारा काम था। और उन्होंने काम भी किया उस तरीके से। फिर उन्होंने यहाँ पर आरएसटीसी नायला, जो कि डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेटिंग सेंटर भी है, और नजफगढ़ दिल्ली में जो है,
एक नायल रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद में ये आया नायला ट्रेनिंग सेंटर 56 में। और उस जमाने में जब नेक्स्ट जो कमेटी बैठी थी वो थी मुदालियर कमेटी। जैसे बोर कमेटी के नाम लिया ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहली कमेटी बैठी थी हेल्थ कमेटी वो थी सर मुदालियर। और ये थे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टिशियन, मैसूर से थे। और इन्होंने फिर रिपोर्ट दी थी कि जितना सा डेवलप कर लिया उतना ही रखो इनको, लेकिन इनको स्ट्रेंथन करो। ये नहीं कि सब जगह बांटते चलो, नंबर नहीं बढ़ाने, जो भी एक्सिस्टिंग है वहां क्वालिटी सर्विस मिलनी चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करो। और उसी टाइम पे उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कहा कि जो मेडिकल डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी उस जमाने में, वो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आरएसटीसी न्यायालय में जैसे हो रही थी। वहां पे 3 महीने की ट्रेनिंग, 6 में से 3 महीने, यानी 50% ट्रेनिंग कहाँ होती थी, सब सेंटर लेवल पे। उस जमाने में सब सेंटर लेवल पे, और सब सेंटर हुआ करता था 20,000 पॉपुलेशन पे, 20,000। और वहां पे सब सेंटर पे कोई डॉक्टर नहीं होता, सिर्फ एक एक्चुअली नर्स मिडवाइफ होती थी। और वहां पर आपको एक्सपोजर देना है कमिंग डॉक्टर्स को। उस टाइम पे डॉक्टर्स की इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, जैसे फर्स्ट बैच में सिर्फ 16 स्टूडेंट हुआ करते थे। लाइट ही गई, उसको बुला लें। चल आगे, लाइट आ गई, चली गई थी। भाई इनमें नए गैजेट्स में यही है। हमारे तो ब्लैक बोर्ड और चाक और जबानी बात करें, 2 घंटे 3 घंटे क्लास लेनी हो, छोटा ग्रुप हो, किताब सामने हो, किताब खुलवा दें और कर लें, जो भी आए कहते हैं ना न्यू टेक्निक्स करें, इनको इन्वॉल्व करें, इसमें इन्वॉल्व करें। हमारे टाइम की कुछ भी नहीं थे, लेकिन जिसके बावजूद भी हम किताब में पेज निकाल कर कि कौन सी जगह कहाँ लिखी हुई है निकालो, हाईलाइट करो, फिर हमें वो विजिट कराने लगे तो विजिट में बताए कि देखो नोट करो, ये प्रैक्टिकली काम आपको निपटाना है। वो ट्रेनिंग बहुत जमाने में भी वही कॉम्पिटेंट बेस्ड थी स्किल्स के लिए, आज भी वही है, लेकिन हम शब्दों का हेर फेर करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं में काम करना चाहते हैं। तो सुविधाओं में तो काम करें, मना नहीं करते हैं, सुविधाएं अच्छी चीज़ है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी एक्सिस्टिंग जो सुविधाएं उन्हीं में अपने को काम करना पड़ेगा। तो आपने प्राइमरी हेल्थ केयर वर्ड सुना होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, इट इज ए की टू ओपन द ट्रेजरर ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। ये कब आया था, 1978 में आया था प्राइमरी हेल्थ केयर। उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस हुई थी एल्माटा, जो कि कैपिटल सिटी थी, एक स्टेट थी यूएसएसआर की, कजाकिस्तान की। वहां पर पूरे वर्ल्ड के लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया, जिसमें नॉन मेडिकल, मेडिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स वगैरह सबके लोग बैठ करके बात करेंगे इसको कैसे अचीव करना है। तो उस टाइम पे ये भी इसलिए क्यों आया कि जब स्मॉल पॉक्स जैसी कम्युनिकेबल डिजीज, जिसके लिए वैक्सीनेशन 1786 में आ गया था, दे दिया था टीका, और यूरोपियन कंट्रीज ने अपने यहाँ पर फ्री कर दिया था, स्मॉल पॉक्स फ्री एरिया कर दिए थे, लेकिन अननेसेसरी उनको बार बार इस पे टैक्सिंग करनी पड़ रही थी। तो डीए एंडरसन, जो कि 1975 में स्मॉल पॉक्स जीरो ऑपरेशन लेकर के आए, और थीम भी यही थी, उसने कहा था कि मेरे को यदि संसाधन जुटा दिए जाए, यानी इतनी मनी दे दी जाए, बाकी तो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चरोलॉजी मैंने तैयार कर दी है। तो ही वॉज द सीनियर बुश का कंसल्टेंट था, एंड ही वॉज द डीन ऑफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। और डी एंडरसन का संबंध जयपुर से है, क्योंकि वही डॉक्टर टीपी जैन और डॉक्टर रामेश्वर शर्मा के क्लास फेलो थे, एमपीएस साथ साथ किया था इन लोगों ने। और यहाँ पर एक फंक्शन में हमेशा आते तो उनके नाम से एक ओरेशन होता था, अभी 3 साल पहले डेथ हुई है। तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि सिर्फ वैक्सीन या दवा होने से डिजीज का एलिमिनेशन संभव कब है, जब हम उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो भी मैंने लास्ट क्लास ली थी आप लोगों की, ध्यान आ रहा हो तो,
इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो उसमें जो वीकेस्ट चेन है ट्रांसमिशन में उसको हैमर करना है, और वो उसका भी एक टाइम है निश्चित, उसी टाइम पे ही करोगे तो आपके रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। तो आज की तारीख में मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं, तो वैसे ही इसमें नेशनल हेल्थ मिशन में हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है, और अब इसमें ज़्यादातर नॉन मेडिकल जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए विथ डिग्री ऑफ MBA, विथ डिग्री ऑफ CA अकाउंट्स फाइनेंस की बात करें, और MCA करे हुए लोग मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपकी जो बात कर रहे हैं इनकी यूज ऑफ सॉफ्टवेयर उसमें लग, और यूँ करके उनको अचीवमेंट करने का एक एक चीज़ को मॉनिटर करने की बात हो रही है, और ये वजह से क्या हो रही है, हम बड़े फास्टली आज की तारीख में चीज़ों को अचीव करने लगे। लेकिन अपन जब शुरू करेंगे तो हर कंट्री के स्टेट की, और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के हर अलग पार्ट की अलग कहानी होगी, और वो कहानी हमें तैयार करनी है, उसकी प्लानिंग हमें करनी है, तो सारी डिटेल्स इसमें आएंगी इस तरह से। तो व्हाट इज नेशनल हेल्थ मिशन विजन क्या है? अटेनमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस, एक्सेस यानी सुगमता से इजीली पहुंचो, टू इक्वेटेबल नॉट इक्वल, इक्वेटेबल दो शब्द इक्वल एंड इक्वेटेबल लिख लो, इसमें क्या डिफरेंस है, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, वाइवा में हो चाहे थ्योरी में हो, वर्ड से दिस वर्ड क्या है, सो इट इज इक्वेटेबल, फिर अफोर्डेबल, उसकी कॉस्ट अफोर्ड कर सके। आज जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन ही पहले इतने ज्यादा हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस के एक भी मनी का पैसा, तो भारत सरकार उनका इंश्योरेंस खुद कर रही है। उससे अबाव के जो अबाव पॉवर्टी लाइन उनका भी इंश्योरेंस उन्होंने कुछ लेवल डिसाइड करके क्लासिफिकेशन करके सोशियो इकोनॉमिकली जॉब के हिसाब से, रहने के हिसाब से उनका भी अफोर्ड उसको कर दिया है। और आज की तारीख में जैसे अपन कहते हैं ना कि आयुष्मान भारत बीमा 5 लाख का, और राजस्थान सरकार कह रही है 10 लाख का बीमा चिरंजीवी में, ये कह नहीं रहे, ये प्रैक्टिकल शेप दी है। ये कब से चल रही हैं? ये चल रही हैं 2000 के पहले से। कारण क्या था, 2000 तक तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही थी 1983, फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी 1983 में इंडिया में, और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया 2000 तक के हमारे उसमें प्लान थे, उसमें माइलस्टोन्स थे, कैसे अचीवमेंट करना, कैसे गोल्स करने हैं, कैसे उस तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, और कैसे आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड पे लागू होते हैं, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 8th एलिमेंट है इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बात कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और एसेंशियल मेडिसिन की जब हमने लिस्ट बनाई तो मालूम पड़ा कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में तो सिर्फ आज की डेट में हम कहते हैं 482 कितनी मेडिसिन से ज्यादा तो मेडिसिन है ही नहीं, बाकी तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इसीलिए जब अपन इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्लान को तो इस तरह से चीजें देखनी पड़ती है। एक शब्द इसलिए मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये की डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन में, प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स, यानी जो टेक्नोलॉजीज काम में लिए वो सोशली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। जैसे अपन कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, कौन कह रहा है? कैंसर स्पेशलिस्ट कह रहे हैं। आम जनता कहती है कि नहीं है, हमारे तो परिवार में आज किसी को नहीं हुआ, हमारे गांव में किसी को नहीं हुआ। अब किसकी बात माने सही? तो सोशली एक्सेप्टेबल वहां पे है। और फिर पेप इसमें कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करेंगे, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, क्या कॉस्ट होती है, उसके कौन कंपनसेशन देगा। तो इसलिए आज की तारीख में हम पेप स्मेयर को सिर्फ हमारे लेवल पे जब आ जाता है आदमी उस पर लगा लेते हैं, लेकिन आम आदमी पे स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में हम काम में नहीं ले पा रहे। तो हमने उसके लिए मेथड निकाले, भाई इसको सोशली एक्सेप्टेबल कैसे किया जाए, क्योंकि ये टेक्निक तो है, साइंटिफिकली साउंड भी है, और एक कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी। और इसे यदि हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे तो सर्वाइकल कैंसर से होने वाली, सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स से होने वाली डेथ को रोका भी जा सकता है। बड़ा कॉमनेस्ट नंबर 1 कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो अब जब मेमोग्राफी की बात करते हो वही बात फिर मेमोग्राफी में आ जाता है। तो हमें कौन सी साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड, और फिर उसकी रेशनलिटी और अवेलेबिलिटी भी तो बात करनी है। तो 5 A's दिए हुए, तो वैसे ही इसमें ये दिए हुए हैं, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव टू पीपुल्स नीड,
उनकी आवश्यकता क्या है। अब नीड्स क्या होती है, फेल्ट नीड होती है और अनफेल्ट नीड होती है। ज्यादातर की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उनकी तरफ से डिमांड ही नहीं होती है, ना उनके मन में महसूस होता है, मानते भी नहीं, बोले हमारे कुछ है ही नहीं, हम जबरदस्ती क्यों करें। तो आपको उनको नीड को फेल्ट नीड में डेवलप करना है, यानी उनको डेमोक्रेटिक वे में उनको एजुकेट करके, समझा करके, साइंटिफिकली साउंड करके, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को काम में लेकर के आपको आगे बढ़ना है, जो कि उस पॉइंट के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, उस एरिया के लिए स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से मैंने कहा ना, एक एक शब्द की आप करेंगे, इसलिए स्लाइडें तो खूब मिल जाएंगी। इसमें भी मेरे पास भी 128 स्लाइड है, 128 में पूरी कर ही नहीं सकते 1 घंटे में। क्यों, क्या तो मैं ऐसे चलाता रहूं या फिर शब्दों को आपको बताऊं। तो विथ अफेक्टिव इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंट। अब इंटरसेक्टोरल, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में आपने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, एग्जाम में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन के बाद में। तो उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से इजीली हो और साइंटिफिकली साउंड भी हो। सिवाय ये नहीं कि साहब मैंने ये टेस्ट डेवलप किया है, इससे इतना ये हो जाता है। ठीक है, आप रिसर्च करते रहें, इनोवेशंस करते रहें, लेकिन उसको साइंटिफिकली साउंड करने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो पॉइंट्स दिए हैं, उनको पूरा करती है चेकलिस्ट के अनुसार, तो ही है, नहीं तो नहीं है। तो इस तरीके से लेना। तो विथ इफेक्टिव इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंट एक्शन टू एड्रेस द वाइडर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अभी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्वेश्चन फिर एग्जाम में बार बार आता है। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है, आगे आपके समझ में। तो इस तरीके से इसको, तो नेशनल हेल्थ मिशन में फ्लेक्सिबल पुल अंडर ENH, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करिए, लेकिन इसमें जो बात देख रहे हैं, तो NRHM में जो सबसे बड़ी चीज है वो RCH है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। क्यों, क्योंकि आज की तारीख में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन कवर होती है, वीमेन्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, फिर चाइल्ड अप टू 18 ईयर ऑफ एज, उनके लिए कौन सी कंटिन्यूम ऑफ द केयर मिलनी चाहिए, कौन सी, जो कि ज्यादातर प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव है, सब हेल्थी होते हैं, लेकिन उनको टाइमली एक्शन नहीं लेने से हम उनमें बीमारियां पैदा करते हैं। तो हमें आज की तारीख में हमारा जो स्ट्रेटजी है, केयर की स्ट्रेटजी, वो चेंज करनी पड़ेगी, और हमने उसको इसको फिर टुकड़ों में बांटा गया है। इसीलिए आपको कहते हैं, जैसे पहले हम 92 में हम चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड की बात कर रहे थे, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड की बात कर रहे थे 1991 में। फिर हम RCH की बात करने लगे, और RCH 1 आया, फिर RCH 2 आया, और आज की हम बात करते हैं एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव, आर से शुरू कर रहे हैं, RMN, यानी रिप्रोडक्टिव, मदर, न्यूनेट, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ। अब यानी इनकी समस्याएं, और इनकी समस्याओं में जब हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, साइको सोशल प्रॉब्लम ज्यादा मिल रही है, और साइको सोशल प्रॉब्लम्स का हल फार्मेकोलॉजी में नहीं है, और यदि करने की कोशिश करें तो ड्रग रेसिस्टेंस इतना जबरदस्त हो गया है, माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इतना जबरदस्त है कि आज की तारीख में कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं है। फिर अपन ने बात करी तो यूनिवर्सल कवरेज करना हेल्थ केयर, तो NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि अगले हफ्ते मिलेंगे। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये जबरदस्त रूप से उभर के आई है, क्योंकि हमने कम्युनिकेबल डिजीज को इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, कई तरह की चीजों से उसको कंट्रोल में ले लिया है, और कंट्रोल में लेने के साथ साथ में एलिमिनेशन में स्टेज में पहुंच गए, और कई चीजों को तो हमने इरेडिकेशन की बात भी कर ली है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेबल डिजीज फिर भी नई आ रही हैं, तो उनके लिए हमें देखना होता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 सब मिशंस, सो NRHM एंड NUHM। तो NUHM अगली बार मिलेगी, जिसमें हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग एंड कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है।
प्राइमरी हेल्थ केयर की अपन जब अपन बात कर रहे थे, पहले शहरों में नहीं करते थे, पीएचसी की करते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। आज की तारीख में शहरों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, क्योंकि जो स्लम एरियाज हैं, झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं, वहां पर 30% ऑफ द पॉपुलेशन की कंडीशन गाँव से भी बदतर है, बुरी हालत में है। गाँव में कम से कम खुली हवा मिलती है, अच्छा भोजन मिलता है और सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। यहाँ पर उनको वो भी नहीं मिलती है, और यहाँ पे अंडर कंप्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेस पे काम करना पड़ता, तो उनके लिए हमें दूसरी स्ट्रेटजीज तैयार करनी पड़ रही है। इसी तरीके से जब हम एनआरएचएम की बात करते हैं, तो इसमें जो सास से सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ में करना पड़ रहा है, या जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है, जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, वो क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जो कि पहले हम कहते थे फंक्शंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कहते थे एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग, एमसीएच एंड मदर चाइल्ड केयर से हम मदर की बात करते थे। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पूरी एज ए सोच, और उसमें हमें हर टाइम में उसको कोई ना कोई सेवा देनी, क्योंकि इसी में मैक्सिमम रिस्क वल्नरेबिलिटी है। और यदि हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, या हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो नहीं बढ़ती है। तो इसलिए हमें क्या है कि इस पर प्रिवेंटिव प्रोमोटिव करने के, इस पर सबसे ज़्यादा हमें सेवाएं देने के लिए सारे रिसोर्सेज जुटाने, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो। अब जैसे अपन आज की तारीख में बात करते हैं, आज की तारीख में टॉपर्स गायनी डॉक्टर्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, खासतौर से महिला डॉक्टर चाहिए रियल एक्सेसिबिलिटी के लिए महिलाएं डॉक्टर नहीं जा रही हैं, तो नेचुरली उनके लिए वेट भी नहीं किया जाएगा, दूसरे तरह का कैडर तैयार किया जाएगा। और इसी तरीके जैसे अपन बात करते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, इन लोगों को यदि तैयार करके हमने, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, कौन से सेंटर्स हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि अभी मोदी जी के टाइम में, अभी पिछले 3 साल से एक नया चला है कि हमें इतने सब सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करना है, और वहाँ पे वो सारी सेवाएं जो सब सेंटर कर रहा था वो तो देगा ही देगा, लेकिन हमें नो टॉक्स प्लीज। तो वहाँ पे हमें क्या करना है? वहाँ पर बीएससी और एमएससी नर्सिंग को लगाना है, या फिर आयुष के डॉक्टर्स को लगाना है, और इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट वहाँ पे निकाल दी है। और वो क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी पैथी हो आयुष में, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेद हो, सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग है, बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो चीज़ें पढ़ती हैं सबकी एक ही चीज़ पढ़ी है सबने। और जो प्रैक्टिसेस लानी है, जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी इसीलिए कह रहे हैं कि साहब हर एक के पास फुल प्रूफ आंसर नहीं है, तो होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो इस वजह से, और वहाँ पे पहुँचने वाले हैं नहीं एलोपैथिक डॉक्टर्स, तो नेचुरली वहीं पर ही लोकल तैयार करके इन लोगों को सिस्टम को लगाया जा रहा है। तो ये इसलिए आरसीएस पुल, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पुल। अब हेल्थ स्ट्रेंथनिंग पुल की मैं आपको बताऊं तो हेल्थ केयर 3 लेवल की मानते थे, आजकल एक चौथा लेवल और हो गया है, लेकिन 3 लेवल है: प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल एंड टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल। सो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल का ज़्यादातर एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है 100%, और उनका सबसे ज़्यादा जोर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में ट्रेंड आशा हो, हेल्थ वर्कर हो। वहाँ पर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आईसीडीएस का जो प्रोग्राम चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, और उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर्स में भी 2 तरह की आंगनवाड़ी करती, मिनी एंड आंगनवाड़ी जो पहले बड़ी थी, क्योंकि जहाँ पे छोटे छोटे गांव वहाँ पर ही उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, और वहीं की महिलाओं को, बच्चों को जो प्राइमरी प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर है, और ख़ासतौर से न्यूट्रिशनल और क्या है उसमें वाटर की जो बात करते हैं, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेज ज़्यादातर कॉमन है, न्यूट्रिशनल बॉर्न डिजीजेज कॉमन है, और जिनको हम मानते ही नहीं डिजीजेज, और जबकि सबसे ज़्यादा उसकी ही चीज़ों की प्रोडक्शन करना पड़ता है केमिकल्स के हिसाब से और से, और हम उनका कहते हैं उनका सॉल्यूशन उसमें नहीं है, सॉल्यूशन है उनकी लाइफ स्टाइल और ख़ासतौर से डाइट चेंज करने से, उनको पौष्टिक बैलेंस डाइट देने में है, और वो चीज़ें वहीं पर ही ग्रो करेंगे और अपना आप करेंगे, खुद के लिए भी करेंगे और बाद में सर प्लस को आम जनता को भी प्रोवाइड करेंगे। और इसी वजह से ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से इसमें
कई प्रोग्राम मिलेंगे, इसमें सब 20 इनिशिएटिव्स है, इसमें 45 इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे लिखी हुई, और पूरी किताब पढ़ते चलोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको सेंसिटाइज कराने की बात मैंने करी है। फिर अदर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग। अब अदर हेल्थ में जैसे कहा कि मान लो जैसे बीमारी है, उसका इलाज है, क्योर है, तो हमें उसको इमीडिएटली रेफर भी करना है। उसमें सामने क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, तो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, घंटे 2 घंटे में कितना समय लगेगा। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हमने हर एक को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के रूप में देखने की कोशिश की है। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जब 1983 के डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जितनी स्पेशलिटीज वहाँ पे काम करती है मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे होंगी। और आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट में, आज की तारीख में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सब कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हो गई समझ में? तो आज की तारीख में ये क्या हो गया, ये लोगों की इंस्पिरेशन थी, तो पॉलिसी एज द एस्पिरेशंस इंस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और उनको इम्प्लीमेंट करके अपने लिए बनाते प्रोग्राम और स्ट्रेटजीज, और उनको कैसे अचीव करना कैसे करना, तो उस हिसाब से उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, प्रोजेक्ट है, पायलट है, या फिर ये आपके लिए एक मिशन है। तो मिशन में अपने प्रायोरिटी में कहते हैं इसमें पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी, हमें कहीं से भी करेंगे, लेकिन इनको, लेकिन हर दूसरी चीज़ों में हम कट करेंगे, उनमें आपको बढ़ावा नहीं देंगे साहब। हमें आपने कहा था 100% देंगे, 100% उनमें देंगे, बाकी में आपको शेयर करना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे जैसे जो इंश्योरेंस स्कीम चल रही हैं, तो कई चीज़ों के अंदर हमें एक पैकेज सिस्टम दे दिया, पैकेज सिस्टम में हम इतना ही दे देंगे, बाकी बियर जो इंश्योर्ड पर्सन उसको भी करना पड़ेगा, चाहे वो RGHS में आता हो, चाहे वो CGHS में आता हो, चाहे जो एक्स आर्मी, ये कौन सी है आपकी वो स्कीम, एक्स पूरा फॉर्म, एक्स सर्विसमैन, ES, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट अभी डेवलप होने लगी है, अभी तक इन्होंने शेप नहीं ले पाए हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, और अभी भी ज़्यादातर लोग बाग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, और जब वो बीमार होते हैं तब कहते हैं कि मेरे को ये सेवाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिना कंट्रीब्यूशन के फाइनेंस की नहीं। तो इसलिए फाइनेंशियल पूल की बात मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। फिर कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। अब व्हाट इज कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, अभी शॉर्ट नोट आएगा, बात है कंप्रहेंसिव कौन था, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड पेलिएटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। अब पेलिएटिव वर्ड इसलिए जोड़ दिया कि ज्यादातर कैंसर उभर के आ रहा है, उसमें पेलिएटिव सर्विसेज, उसमें रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कहाँ पर है। अब लेकिन अपन बात करें तो प्रिवेंटिव सर्विस में आपने कहा भाई ज्यादातर अल्कोहल से या टोबैको से है, चाहे वो टोबैको च्यूइंग है या स्मोकिंग है, तो यदि इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो इतने कैंसर अपना भी कंट्रोल में आ जाएंगे। और फिर यदि इनकी अर्ली डायग्नोसिस कर ली जाए, जो भी जिनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है या अपना रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, तो वही है, तो उनमें भी यदि आप यदि टाइमली कर लेंगे तो उसको भेजा जा सकता। तो फर्स्ट 5 ईयर जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनी थी, तो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था SP गुप्ता थे, ये वाज ए सोशल साइंटिस्ट, तो उसने 3rd डिकेड सेलिब्रेशन में यहाँ पे एड्रेस किया था SMS मेडिकल कॉलेज। जब रहता ना सिल्वर जुबली मनाते हो, सिल्वर जुबली तो मनी नहीं थी, तो 3rd डिकेड सेलिब्रेशन किया था, और वहाँ आकर के उसने ये कहा था कि आज की तारीख में हमने जिसमें ड्राफ्ट में ये कहा है कि आज की तारीख में मेन काज ऑफ डेथ क्या है, तो मेन काज ऑफ डेथ है डायरिया, निमोनिया, हर एज ग्रुप में, और उसका मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता टाइमली। यदि आपने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट यदि कैंसर की है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, वो बच के ही आ जाएगा, लेकिन जाकर के अपने फिर घर में जाएगा, वही एनवायरनमेंट में काम करेगा, वही एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ पीने का पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, जहाँ पे नॉलेज जिसको कहते हैं कि हमें इसके लिए बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आज की तारीख में लू की बात करते हैं, हीट स्ट्रोक की, आज की तारीख में ग्रामीण को पता है कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकता है, तो हीट स्ट्रोक की चपेट में हमारे जैसे लोग आते हैं, वो नहीं आते, क्योंकि उनके वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेली लाइफ हो गया, हैबिट का हिस्सा है। वो इसी तरीके से अपनी वर्किंग को चेंज करते हैं, वैसे खाना खाते हैं, वैसे पानी पीते हैं, उसी तरीके से आपने पहनने का करते काम, उनको AC वगैरह की जरूरत नहीं है।
तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातों को जब कंप्रहेंसिव वे में आप समझेंगे, कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ये कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कहा जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए क्या कहा जाता है कि ये अवेलेबल होनी चाहिए कम से कम, एक्सपेंडिचर की बात करें हम बजट का, तो 60% बजट सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर पे होना चाहिए। कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, और क्यूरेटिव का मतलब हम कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। और अर्ली डायग्नोसिस यानी सब क्लिनिकल स्टेज या अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में उसकी डायग्नोसिस। तो आज की तारीख में हम इस तरह की कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं पूरे दुनिया में, और यही इस तरह से जो है ना करिकुलम डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन अभी तक वही पुरानी किताबें, पुराने टीचर, पुराने तरीके की बातें चलती रहती और वही माहौल। आशा, तो ये इस तरीके से ये आपके एनआरएचएम जो कहा था ना, आज का मुझे करना था नेशनल हेल्थ मिशन है एनआरएचएम, तो मैंने एनआरएचएम को समराइज वे में इस तरीके से आपको बता दिया है। फिर एनआरएचएम में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की तारीख में कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और तीसरा ये तो होता है और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, ये बड़ी कॉमन है। तो एनसीडी पुल में हमने क्या रखा है कि ज़्यादातर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। फिर आज की तारीख में एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत बढ़े हैं, तो एक्सीडेंट को हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया। फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह पहले जो गांव में नहीं देखी जाती थी, आजकल वहाँ पे भी देखी जा रही है। शहरों में कॉमन था, और शहरों में भी सुसाइडल टेंडेंसीज थी यंग अडल्ट में, 20-25 की एज के अंदर मैक्सिमम सुसाइड्स होते हैं। तो अब हमने इसमें एनसीडी में इस तरह की डिजीजेस के लिए उसमें क्या एक्शन लिया जाए, कैसे किया जाए, इनको फ्री रखा जाए, उस पर एक्शन लिया जाता है, और उन पर अर्ली उस तरीके से डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, अब इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस था कि जैसे सब सेंटर्स ज़्यादातर की बिल्डिंगें ही नहीं थी, अब हमने उसके लिए बिल्कुल एक अच्छा मॉडल तैयार किया हुआ है। आज की तारीख में वहाँ पे कितने कमरे होंगे, किस साइज के होंगे, पूरा उसी तरीके से बजट रिलीज किया जाता है। भाई नो टॉक्स प्लीज, मैं 5 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, और आपकी बात को मुझे समझ में आती है। सो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग इंक्लूड्स कंपोनेंट्स ऑफ, अब ये जो है ना ये हेल्थ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं शॉर्ट में, इनको लिख लो NPCD, NOHP, बर्न एंड ट्रॉमा, NPC एंड अदर न्यू इनिशिएटिव अंडर NCD। और आप यदि अपनी पुरानी किताबों में से पढ़ते चलेंगे जो भी एडिशन है, तो आपको मिलेंगे वहाँ पे 10 प्रोग्राम जो टॉप प्रायोरिटी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैज बीन इंक्लूडेड इन नेशनल हेल्थ मिशन, एंड वो ज़्यादातर वर्टिकल प्रोग्राम्स थे। वर्टिकल प्रोग्राम थे, उनका स्ट्रक्चर, वर्किंग करने का तरीका अलग था। हमने उसको सबको मर्ज कर दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी पे इसका काम होता है। तो ये आज का मेरे ख्याल से जो अपन बात कर रहे थे, जैसे NRHM RCH पूल में क्या आएगा, तो RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। इम्यूनाइजेशन, आज इम्यूनाइजेशन पहले हम करते थे रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात, आज हम कहते हैं अडल्ट इम्यूनाइजेशन की बात अलग से करने लगे हैं। फिर अपन ने उसके हिसाब से स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन जो भी ले सकते हैं, तो उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम अलग से चलाया है। और अभी आज की तारीख में जैसे इंद्रधनुष चल रहा है, तो इंद्रधनुष भी इसीलिए चल रहा है कि सिर्फ रूटीन इम्यूनाइजेशन भी हमारे यहाँ ढंग से नहीं हो पा रहा है, और उस वजह से बैकलॉग होने की वजह से ये डिजीजेज बाद में इम्प्रूव होती है। जैसे डोरमेट इन्फेक्शन रहता है चिकन पॉक्स का, चिकन वायरस पड़ा रहता है, वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं मानी गई थी, हमने उसकी वैक्सीन के लिए कभी भी जोर नहीं दिया। लेकिन जब वो अडल्ट एज में होती है, वो जब आपके होस्ट डिफेंसेस पुअर हो जाते हैं, तो हर्पीज जोस्टर के रूप में सामने आती है, और उसमें क्रेनियल पाल्सी वगैरह इतनी कॉमन है।
और उतनी सीवियर होती है कि जिसमें इवन डेथ भी हो सकती है। और यदि उस टाइम में प्रेगनेंसी के दौरान हो तो बच्चे में आने वाले बच्चे में वेरिसिला और दूसरे सिंड्रोम्स होते हैं वो हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में हमें जैसे जैसे हमने काउंटिंग करना शुरू कर दिया, यानी एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी काम में लेनी शुरू कर दी है, तो हम उस चीज़ को वहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यही रोल है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट का। और मैंने जैसे कहा पहले भी, आज भी कर रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करता है, पब्लिक सिस्टम को ज्वाइन करता है, वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, क्योंकि उसको इन्हीं पे ही काम करना होता है। और जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसमें अपन कहते हैं टर्शियरी हेल्थ केयर, तो हमें टर्शियरी में आज की तारीख में क्वारंटरी केयर और आ गया, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं। बड़ी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डिजीज की बात होती है। तो जैसे अपन कैंसर की बात करें तो कैंसर में भी एडवांस चीजें आने लगी हैं, तो आजकल वो भी एक शेप लेने लगे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इनकी प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस होगी, लेकिन ज़्यादा प्रोग्रेस, ज़्यादा चांसेस, जहाँ रिक्वायरमेंट है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल और सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल। और वो सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल में अपन कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इज द एपेक्स, और नहीं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं, जो कि 1 लाख की आबादी पे होता है, जहाँ पे 45 का स्टाफ होता है। वहाँ एनेस्थीसिया की भी और रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो वहाँ पे 6 स्पेशलिस्ट भी हैं। और वहाँ पर हमने आयुष को और इंटीग्रेट कर दिया है, तो वहाँ पर आज की तारीख में मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम, और उसमें भी ज़्यादातर हम जब फीमेल की बात करते हैं तो हमें नहीं मिल रही हैं, तो फीमेल आयुष में काफ़ी तैयार हो गई हैं। तो हमारे यहाँ जब जेंडर की बात करते हैं और महिलाओं के लिए जो सेवाएं देने की बात आती है, तो उस तरीके से वो राउंड द क्लॉक 24 आवर वहाँ पे उपलब्ध है। तो 24 आवर फंक्शनल पीएससी और सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हमने तैयार कर दिए हैं। और जहाँ तक सब सेंटर से अब हम उनको मर्ज कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस नया सेंटर का नया कॉलम चालू हुआ है, अब नई किताबों में मिलेगा, पुरानी एडिशंस में लिखा भी नहीं मिलेगा। तो आप उसको पढ़ लें, ये लेटेस्ट क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएगा एग्जामिनेशन में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब जैसे अभी अपने राजस्थान में भी इस तरह से अभी कुछ लोगों की पोस्टिंग्स हुई है, जैसे कौन कौन सी जिलों में लिया है, क्योंकि फेज मैनर में लेते हैं। और फिर उसमें उन्होंने सब सेंटर पे एज ए मेडिकल ऑफिसर किन को लगाया, आयुष के डॉक्टर्स को। ऐसे ही जब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बने तो, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर भी आयुष का एक अलग से विंग, जबकि उनको इंटीग्रेटेड वे में काम करने की जरूरत है, वो सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी उसमें कोऑर्डिनेशन में जनता को बेस्ट पॉसिबल सेवाएं मिले। फिर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम नंबर 1 पे है आरसीएच के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल साल्ट यदि आप नहीं देंगे तो आईक्यू जिसकी बात करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं, डेफ एंड डम्ब की बात करते हैं, स्ट्रेजिज्म की बात करते हैं, व्यंगापन की बात करते हैं। क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और वो भी साल्ट आपने प्रोवाइड किया कितने, थ्रू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई सिस्टम से। उसमें क्या है, नमक, वैसे अपन लेने जाते हैं 25-30 रुपए का 1 किलो का नमक आता है, लेकिन उनको उपलब्ध कराया गया है फ्री या बहुत नॉमिनल चार्जेस में। तो कहने का मतलब, लेकिन उसमें भी क्या है कि उसको कैसे उपयोग करें, कितने दिन में करें, कैसे उसको रखें, कैसे उसकी टेस्टिंग करें, ये सारे के सारे इसमें इज आर द कंपोनेंट ऑफ NRHM। फिर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से आशाज, ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग आयुष, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, रेफरल ट्रांसपोर्ट, फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक, बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कायाकल्प। अभी कायाकल्प पे शॉर्ट नोट आया था बीच बीच में। ये कायाकल्प क्या है कि हम कहते हैं साहब हमारे अस्पताल बड़े गंदे हैं, तो उनकी कायाकल्प करना, यानी वहाँ पे साफ सफाई का, और उसी हिसाब से उसके स्टैंडर्ड्स बनाए। जैसे हमारे यहाँ चेकलिस्ट होती है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो और करते हैं, तो जहाँ पे फैसिलिटीज़ को उपयोग करते हैं तो वहाँ पे निशान लगा के चार्ट बनाए जाते हैं। वैसे कि आज की तारीख में जहाँ पे 24 आवर्स जहाँ सेवाएं होती हैं, वहाँ पर इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पीपी मोड पे या एनजीओज को दे दिया जाता है ये काम, और वो फिर इस तरीके से इनको मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जहाँ पे वर्क होता है, ये इस तरह के प्रोग्राम्स इसमें चल रहे हैं। फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात अपन नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। और
क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास आप बता रहे थे फार्माकोलॉजी की है, 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले, खड़े होके बोले, एक टाइम में। मरमर नहीं करें, मरमर तो साइन, बैड साइन है हार्ट की प्रॉब्लम का। मरमर तो सुननी नहीं, आजकल ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। और यदि आपने डायग्नोसिस भी कर लिया तो ट्रीटमेंट आप नहीं करने वाले, आपको रेफर ही करना है, और उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला भी नहीं है। यानी आपका पेशेंट आपसे कहेगा ये डॉक्टर तो है ही इस काम का नहीं है, तो मेरे तो बेकार है। आज की तारीख में हर एक पढ़ा लिखा न पढ़ा लिखा हमेशा जानता है कि मुझे किसके पास जाना है, क्यों जाना है। और यदि हमने फैसिलिटी दे दी इंश्योरेंस और अश्योरेंस की, अश्योरेंस चल रहा है ज्यादातर, इंश्योरेंस नहीं चल रहा, अश्योरेंस है, नेशनल अश्योरेंस स्कीम है। उसमें हमने वादे हैं, लेकिन उसके वादों को पूरा करने के लिए आपको कॉलम्स को पूरा करना है, तो ही मिलेगी वो फैसिलिटी, नहीं मिलेगी। फिर आप कितना एजिटेशन करें, कोई फर्क, धीरे धीरे सब समझ लग जाएंगे, जो काम करता है उसका काम हो जाता है। मैं जब भी इमरजेंसी में जाता हूँ एसएमएस में, तो जिन लोगों को सेवाएं लेनी थी वो पहले से चीज को तैयार करके लाते हैं। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिन चीजों को लेना चाहती है वो तो कर लेती है, और जो हमारी कम्युनिटी बात सिर्फ हवा में करती है, हवा वही रह जाती है। जबकि हम कहते हैं साहब सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, ओपीडीज में दिखाते हैं कि साहब माइनॉरिटी काम ज्यादा आ रहे हैं। भाई माइनॉरिटी चीज को समझ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, उनको पता है इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो अटेंडेंस की शीट दे दीजिएगा आप अपनी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप में से कोई कुछ सबमिट करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं तो फिर ये क्लास मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू कर लेंगे। दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड अटेंशन।